तो दोस्तों आज फिर हम हाजिर है अपने वन शॉट वीडियो के साथ। आज हमने चैप्टर चूज किया है चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, तो सबसे पहले अपन समझते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश किसी भी कण का वह गुण जो उसकी रुकी हुई अवस्था में विद्युत क्षेत्र, एक समान गतिज अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र तथा परिवर्तित गतिज अवस्था में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। आवेश का प्रतीक होता है प्लस क्यू या प्लस क्यू माइनस क्यू, दो प्रकार के होते हैं और कैपिटल और स्मॉल दोनों लिख सकते हैं। कैपिटल क्यू भी होता है, स्मॉल क्यू भी होता है। मात्रक होता है इसका SI मात्रक कुलाम, द इंपोर्टेंट है। और आवेश होता है अदिश। आवेश क्या होता है? अदिश। लिख देते हैं अपन यहाँ पे अदिश। आवेश क्या होता है? अदिश। तो इसको कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। ओनली दो ही टाइप का होता है आवेश। कौन कौन सा? प्लस क्यू इसको धनात्मक कहते हैं, माइनस क्यू ये ऋणात्मक। ये अपन ने आवेश को समझा। करता क्या क्या है? अगर आवेश ऐसे ही पड़ा है तो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या होता है विद्युत क्षेत्र वो समझेंगे। प्लस क्यू से रेखाएं बाहर निकलती हुई होती है और अगर क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं अपन ई से। और अगर आवेश गति कर रहा है v वेग से, v क्या है? नियत। अगर v क्या है? नियत। अगर v नियत है तो ये जो आवेश उत्पन्न करेगा ये क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है B, जो अपन ने अभी समझा था पिछले लेक्चर में अच्छी तरह से। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और अगर ये V नियत नहीं है, अलग अलग है, ये Q है, V वेग से गति कर रहा है और V क्या है? परिवर्तित। तो ये क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा, साथ में करेगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये तो हुआ आवेश के बारे में इंट्रोडक्शन। आपको भाषा केवल यही लिखनी है। अब अपन बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार का, धनात्मक एवं ऋणात्मक, यानी प्लस और माइनस। ठीक है, लिखा हुआ है। समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होगा। विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है, यानी कि माइनस प्लस भी एक दूसरे को खींचेंगे। अगर यहाँ पे कोई माइनस आवेश पड़ा है और यहाँ पे कोई प्लस आवेश पड़ा है तो ये एक दूसरे को इस तरफ ऐसे खींचेंगे। जबकि समान होंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये दोनों एक दूसरे को, अगर दोनों समान होंगे एक दूसरे को, अगर दोनों एक दूसरे समान है, दोनों प्लस के हैं तो भी एक दूसरे को धक्का देंगे। इसी प्रकार अगर दोनों माइनस के भी हो जाते हैं, दोनों आवेश अगर माइनस के भी हो जाते हैं तो वो भी एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का अर्थ। आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब आया। अब आते हैं आवेशन। आवेशन का मतलब क्या है? किसी पदार्थ को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। मतलब कोई भी अपने पास में पदार्थ पड़ा है, जैसे लकड़ी है या फिर लोहा है, दोनों को दे सकते हैं। अपन को डाउट होगा कि अपन लकड़ी को आवेश कैसे देंगे। हाँ, लकड़ी है, लोहा है, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर आवेश देते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेश। किसी को भी आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन। तो आवेशन तीन प्रकार से देते हैं। स्पर्श के द्वारा, सीधा टच करा के आवेश को डाल दिया। वैसे इनको आवेश देने की प्रक्रिया कुचालकों को काफी हार्ड है। कुचाल लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये अपन चैप्टर में रीड नहीं करेंगे। अपन केवल इनके बारे में बात करेंगे कि चालकों को लोहा, आयरन वगैरह, उनको आवेश कैसे देते। तीन प्रक्रिया होती है। एक होता है स्पर्श द्वारा आवेशन। दो वस्तुओं को सीधे एक दूसरे से स्पर्श करा के आवेश देने की प्रक्रिया स्पर्श द्वारा आवेशन करवाई जाती है। जैसे अपने पास में क्या है? स्पर्श द्वारा आवेशन को अपन देखते हैं अच्छे से। स्पर्श द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है? जैसे एक लोहे की छड़ है, अपने पास में एक लोहे की छड़ है, ये कौन सी है? ये उदासीन है, इस पे कोई अभी आवेश नहीं है। यानी क्यू नेट कितना है? कुल आवेश कितना है? 0 है। अब अपन क्या करते हैं? इसको एक दूसरी कोई भी छड़ लेके आते हैं जिसपे अपने प्लस आवेश है। क्या है? प्लस आवेश। जैसे ही अपन इसको टच कराएंगे, क्या कराएंगे? टच। अपन ने इसको टच करवाया तो ये आवेश इस तरफ भी आने लगेगा, प्लस प्लस प्लस। ये होता है आवेश का पहला प्रकार, स्पर्श द्वारा आवेशन।
स्पर्श द्वारा आवेशन आपको समझ में आया। दूसरा घर्षण द्वारा आवेशन, द इम्पोर्टेंट है। द इम्पोर्टेंट कैसे? दो विशेष प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ कर जो अपन आवेश उत्पन्न करते हैं का वो कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें दो स्पेसिफिक वस्तुएं, जैसे कांच की छड़ को, आवेशन का दूसरा प्रकार क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें दो विशेष प्रकार की वस्तुएं। अब ये ध्यान में रखना है कि कौन सी दो विशेष प्रकार की वस्तुएं, मैं इसमें देख के लिख देता हूं सारी की सारी। अपन इस टेबल को बना लेते हैं। कैसे? ये रखी हुई है, पहले अपने सामने दिख रहा है कौन सी? कांच की छड़ और रेशम कपड़ा। अपन टेबल बनाते हैं इसमें, कांच की छड़, रेशमी कपड़ा, और दूसरा अपन को नाम दिया हुआ है बिल्ली की खाल। मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं, इसका भी कारण है। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल के साथ में क्या है? प्लास्टिक एम्बर, प्लास्टिक एम्बर छड़, दोनों किसी की भी हो सकती है। एम्बर भी एक पदार्थ होता है, ऊन और एम्बर। नोट्स तो लिखे हुए हैं और पीडीएफ मिलेगी, आप डाउनलोड करोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वीडियो से आप साथ साथ में समझ पाओगे। जैसे इसमें मैंने नोट्स की लेंथ ना बढ़ाने के लिए ये लिखा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने इसीलिए इस हिसाब से रख रखा था। अब अपन ने दोबारा लिखने का क्या उद्देश्य है, ये ध्यान रखना। अगर कांच की छड़ को अपन जैसे मान लो रेशमी कपड़े की जगह सूती कपड़े के साथ रखते हैं तो कोई आवेश नहीं होगा। अलग अलग कोई भी चीज है, ठीक है, किसी के भी साथ रगड़ा तो नहीं होगा। इनका स्पेसिफिक पेयर होता है विशेष प्रकार की वस्तुओं को रगड़ने पर। और ये भी ध्यान रखना है, इसमें दोनों आवेश समान मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और इधर वाले क्या है? धनात्मक आवेशित। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्टार पॉइंट क्या है? ये सारे धनात्मक है और ये सारे ऋणात्मक है। और स्टार पॉइंट 1, स्टार पॉइंट 2 क्या होता है? दोनों पे बराबर आवेश उत्पन्न होगा, दोनों पर बराबर आवेश उत्पन्न होगा, बराबर आवेश उत्पन्न होगा। जैसे मान लो पहली पर कभी प्लस का 10 गुलाम, अभी अपन ने देखा था आवेश का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। तो दूसरी पर उत्ता का उत्ता माइनस का होगा, माइनस का 10 गुलाम। दूसरी वाली साइड की वस्तुओं पे माइनस का 10 गुलाम। ये है आवेशन। उसके बाद में प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण एक लालच की प्रक्रिया है। प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन दो वस्तुओं को बिना छुए आवेशित करने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब इस प्रोसेस को समझते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है। प्रेरण के अंदर अपन किसी चालक चीज को लेते हैं, स्टार पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में है। आवेशन के तीनों प्रकार में वो केवल प्रेरण है। घर्षण वाले में ये टेबल आपको याद रखनी है, टेबल द इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपके पास पड़े हैं, आराम से इसको उतारो या फोटो कॉपी करवाओ, बस याद कर लेना, इतना काफी है पूरा चैप्टर करने के लिए। प्रेरण में एक लालच की प्रक्रिया, मैं इसको क्या कहूंगा? लालच की प्रक्रिया। कैसे? इसके पास लेकर जाते हैं अपन, क्या करते हैं? इसके पास कोई आवेश, ये क्या होता है स्टार्टिंग में? उदासीन। ये क्या होता है? उदासीन। और ये अपन लेके आए धनात्मक। तो धनात्मक के पास कौन आना चाहेगा? अपन ने पहले ही समझा था, धनात्मक के पास कौन आना चाहेगा? माइनस का। और अभी अपन ने समझा था कि दोनों आवेश बराबर उत्पन्न होते हैं। तो ये प्लस का है तो ये इधर 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 माइनस बनाएगा। 4 माइनस बनाए तो ये 4 ही प्लस बनाएगा, बराबर बराबर उत्पन्न होते हैं। ये होता है प्रेरण आवेशन में। अब बना लिया। अब अपन क्या करते हैं? अब इस पीछे वाले को अपन गायब कर देते हैं। कैसे गायब करते हैं? ये गोला अपने पास में पड़ा है, स्थिति सेकंड में 4 माइनस तो 4 ही प्लस। अब अपन क्या करते हैं? ये पड़ा है, इसको रखा अपन ने, तो ये माइनस तो छोड़ने नहीं देगा। इसको अपन चालक छड़ से क्या करा देते हैं? भूमिगत। किससे? चालक से भूमिगत। ये प्लस का सारा जमीन के अंदर चला जाता है। उसके बाद में अपन इस छड़ को हटा लेते हैं, फिर ये माइनस रह जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, प्रेरण दो वस्तुओं को बिना आवेशित करे आवेशित करने की प्रक्रिया है। इसमें स्टार पॉइंट, इसमें लाए गए आवेश के विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ये क्या समझाया मैंने?
ये क्या समझा दिया मैंने, ये समझा दिया कि विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे अपन प्लस का लेके आए तो माइनस का, अगर कोई माइनस की छड़ लेके आएंगे तो प्लस का आवेश उत्पन्न होगा। ये प्रेरण द्वारा आवेशन द इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आता है अगली हेडिंग चालक। जिन सभी वस्तुओं में आवेश गति कर सकता है वो सब क्या कहलाते हैं, चालक। जैसे लोहा, धातुएं सारी, ये सब क्या चालक। ग्रेफाइट भी चालक है, जिनको करंट के लिए अपन काम में ले सकते हैं। विद्युत रोधी, जिनमें आवेश गति नहीं करता। जैसे मैंने लकड़ी और प्लास्टिक को मैंने कहा अपन छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें अपन जहां पे आवेश देंगे वो आवेश वहीं पे रुक जाएगा। जहां पे अपन आवेश देंगे वहीं पे आवेश रुक जाएगा। अब आवेश मैंने कहा दो प्रकार के कण होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कण को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, छोटे से छोटा कण। और धनात्मक कण को अपन क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इसको पी से लिखते हैं, इसको ई से लिखते हैं। इस पे जो आवेश होता है वो माइनस ई होता है, इस पे जो आवेश होता है प्लस ई होता है। आवेश दोनों पे बराबर। आवेश का इनका मान कितना होता है, कुलाम में अगर बात करें तो माइनस का 1.6 न्यूटन की पावर माइनस 19 कुलाम, इस पे प्लस का 1.6 न्यूटन की पावर माइनस 19 कुलाम। द्रव्यमान अलग अलग होता है, दोनों कण अलग अलग है, लगभग 1000 गुना डिफरेंस होता है। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 kg, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 इंटू 10 की घात माइनस 27 kg। द्रव्यमान हमेशा प्लस का होता है, कण कैसा भी हो कभी भी माइनस का नहीं हो सकता। तो ये दोनों द्रव्यमान कैसा है, प्लस का। द्रव्यमान हमेशा प्लस का, ये नहीं कि इसमें माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस कर दिया, वो गलत होगा। अब अपन ने आवेश के बारे में डिटेल से देख लिया, आवेशों के गुण जरूर देखते हैं। आवेशों का योग। आवेश अपन ने स्टार्टिंग में ऊपर देखा अदिश राशि है, तो ये क्या होता है, अदिश योग या बीजगणितीय योग के बराबर होगा। इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कोई निकाय में अपने पास में ये सिस्टम है, Q1 Q2 Q3 माइनस का Q4 प्लस का Q5, तो Q नेट क्या होगा, Q नेट सीधा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, क्योंकि Q4 माइनस का लिया था, प्लस Q5। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अपन ने एक सिस्टम ले लिया, प्लस का 2 कुलाम, माइनस का 4 कुलाम, प्लस का 9 कुलाम, माइनस का 8 कुलाम। ये अपन के इस तरह के एग्जाम्पल बोर्ड में बहुत आते हैं। तो अपन को कहते हैं क्यू नेट निकालो। तो क्यू नेट अपन ने क्या किया, सबको जोड़ दिया, 2 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 8, प्लस प्लस वालों को जोड़ा 11, माइनस माइनस वाले को जोड़ा माइनस का 12। तो 12 में से 11 गया, एक बड़ी संख्या पे माइनस का निशान, तो माइनस का 1 गुलाम आवेश बचा क्यू नेट। अच्छे से समझ में आया। एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, पूरा प्रयास कर रहे हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बस इतना कर लीजिए, इसके बाद में कुछ नहीं करना है। अब क्या है, वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात एकल आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों आवेश समान मात्रा में एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसको भी अपन ने अच्छे समझ लिया। घर्षण के द्वारा आवेशन में मैंने ये पॉइंट कवर किया है, क्या दोनों आवेश बराबर उत्पन्न होंगे और दोनों जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस का। यानी कि एक सिंगल आवेश या तो केवल प्लस का आवेश पैदा करना संभव नहीं है, ना केवल माइनस का आवेश पैदा करना संभव है। ये घर्षण में भी अपन ने देख लिया और प्रेरण में भी अपन ने देख लिया। हाँ, उसको एक स्थान से दूसरी जगह पे भेज दिया, वो बात अलग है। इसमें 4 माइनस हुए तो मैंने 4 प्लस लिखे, इसमें 4 माइनस तो मैंने 4 प्लस लिखे। तो ये पॉइंट होता है स्टार पॉइंट, आवेशों का संरक्षण। अर्थात एकल आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ समान मात्रा में उत्पन्न होंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है आवेश का क्वांटमीकरण, द इम्पोर्टेंट है आवेश का क्वांटमीकरण। तो अपन भारत के नागरिक हैं, तो अपन भारत का एग्जाम्पल लेके समझते हैं आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। हमारे देश में अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, किसी को पैसे का लेन देन करना हो, पैसे का लेन देन क्या कर सकते हैं, कम से कम 1 रुपया, कम से कम 1 रुपया। ठीक है, या तो दे सकते हैं या ले सकते हैं। पैसे का जमाना था, अब पैसे नहीं चलते, तो कम से कम क्या है, 1 रुपया। तो ये क्या कहलाता है, क्वांटीकृत मान। क्या कहलाता है, क्वांटीकृत मान। आवेश के लिए मान कितना है, आवेश के लिए मान है Q बराबर प्लस माइनस NE। आवेश का क्वांटीकृत मान कितना है, E के बराबर। E की वैल्यू अपन को याद है कितना, ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम। ये आवेश का मान है। अब लिखा हुआ है अच्छे से, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ले जाने के लिए आवेश की न्यूनतम मात्रा तथा उसके पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे लेके जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। 10 15 ऐसे नहीं, 3.5 2.5 ऐसे नहीं ले जा सकते, 0.5 ऐसे नहीं, इसके पूर्ण गुणज के रूप में ले जाया जा सकता है। तो इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला क्या निकल गया, Q बराबर प्लस माइनस NE। N एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक मतलब कि पूरी संख्या 1 2 3। ठीक है,
अब आते हैं कूलाम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट, द बेस्ट। दो आवेशों के बीच बल निकालने का नियम है। क्या है? दो आवेशों के बीच बल निकालने का नियम। तो बल क्या होता है? पहला चीज, दोनों आवेशों के, अपने पास में कोई दो आवेश पड़े हैं, इसको समझते हैं कूलाम के नियम को। ये होता है Q1 आवेश, ये है Q2 आवेश, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर पड़े हैं। अच्छे से, क्या है हेडिंग? हेडिंग है अपने पास में कूलाम का नियम, कूलाम नियम। पहला नियम कहता है इन दोनों के बीच जो बल उत्पन्न होता है F कूलाम, पहला नियम कहता है, लिखना है आपको, मैं लिखूंगा नहीं, केवल समझाऊंगा सिंबल से कि अच्छे से बोला हूं, सुन लीजिएगा कि दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है F बल, F कूलाम बल कितना होता है? इन दोनों की दूरी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये दो ही नियम ध्यान में रखना है। क्या होता है? पहला तो आवेश के गुणनफल के सीधे समानुपाती, दूसरा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों नियम को एक साथ लिखने पर, नियम 1 और नियम 2 को ऐड करने पर F हो जाता है अपने पास में समानुपाती Q1 Q2 बट्टा r²। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है, ये भाषा लिखनी है आपको पेपर में। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है, तो नियतांक अपन को पता है, नियतांक में अपन कांस्टेंट यानी ये यूज करते हैं Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलाम के नियम का डेरिवेशन कंप्लीट। 4 लाइनें क्या लिखनी है? आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखने पर, और यहाँ पे क्या लिखना है? समानुपाती का चिन्ह हटाने पर नियतांक आता है। तो ये अपने पास में बल का फॉर्मूला आ गया। अब इसका सदिश निरूपण क्या कहता है? सदिश निरूपण के रूप में केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि F12 बराबर माइनस का F21, अर्थात दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। कैसे विपरीत दिशा में बल लगाते हैं? जैसे अपन इसको समझते हैं, ये अगर प्लस का Q हुआ और ये भी प्लस का Q हुआ, तीनों कंडीशन देंगे, तो ये भी इसको धक्का देगा, ये भी इसको धक्का देगा। इसकी डायरेक्शन प्लस आई कैप x दिशा में, प्लस इसको आई कैप, इसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप माइनस x दिशा में। अगर मान लेते हैं तो हो गया, ये दो आवेश एक दूसरे की दिशा में विपरीत दिशा में बल लगाया। ये सदिश निरूपण का अर्थ है। F12 और F21 एक दूसरे से विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। अगर मान लो एक प्लस का हुआ, एक प्लस का आवेश हुआ, एक प्लस का हुआ, एक माइनस का हुआ, तो क्या हुआ? ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये प्लस आई कैप में हो गया, और ये इसको खींचेगा तो ये माइनस आई कैप में हो गया। समझ में आया? तो भी क्या, विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। और दोनों माइनस के होंगे तो भी ऐसा ही करेंगे, तो माइनस का होंगे तो विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये अच्छे से समझ में आया। तो अब कूलाम का नियम हो गया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया। अब आता है अत्यधिक आवेश हो तो बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल क्या होगा? सदिश योग। क्यों? बल एक सदिश राशि है, बल का मात्र कूलाम होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो अब बहुल आवेशों के बीच बल कितना होगा? वो अलग अलग आवेशों के सदिश योग के बराबर होगा। इसे कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर कुल बल उस पर आरोपित सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों के सदिश योग के बराबर होगा। ये आपको लिखनी होगी लाइन। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अपन को क्यू नॉट पर बल निकालना है, तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सोन Qn पड़े हैं, तो ये इस पे जो लगाएगा फोर्स, ये आ जाता है अपना F1, ये इस पे जो लगाएगा F2, ये इस पे जो लगाएगा F। जैसे मान लो Q0 तो हमेशा क्या होता है? प्लस का, ये भी प्लस का ले लिया, ये भी प्लस का ले लिया, ये अपन ने माइनस का ले लिया, ये अपन ने प्लस का ले लिया, और ये अपन ने माइनस का ले लिया। तो अपन को पता है ये लगाएगा अट्रैक्शन, ये लगाएगा धक्का देते हुए, ये लगाएगा धक्का देते हुए, रिपल्सन प्लस प्लस रिपल्सन, ये लगा देगा अट्रैक्शन, और ये भी प्लस प्लस का है तो माइनस का, इस तरह से बल लगाएगा। तो बल की डायरेक्शन अलग अलग होगी, कुल बल सदिश योग के बराबर आएगा, ये भी ध्यान में रखना है। तो जो F नेट है, इसको अपन ने Q1 के कारण, तो F नेट F1 सदिश योग, इसीलिए डायरेक्शन आती है। F2 वेक्टर लगाया हुआ है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस करेगा, वो सब डायरेक्शन ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। F3 ऐसे ही करते करते सब पे सदिश लगने के बाद में Fn, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये अपने पास में आ गया। अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ, बहुल आवेशों के बीच बल सदिश योग के बराबर होता है। अब अपने चैप्टर की मेन नीड शुरुआत होती है। मेन नीड क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र अपन समझाया हुआ है, किसी आवेशित कण के आसपास का क्षेत्र जहां अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है।
इसका मात्रक ई है, यानी अन्य आवेश। अपन ने समझा था अभी स्टार्टिंग में चैप्टर में कि किसी भी आवेश के आसपास लाइनें होती है। ये जो एरिया होता है, ये आवेश के आसपास का एरिया, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये मैंने समझाया भी था, लिखा हुआ है ई। इसके अंदर इसकी जहाँ तक रेंज सीमित है, इसकी जहाँ तक रेंज सीमित है, अपन कोई दूसरा आवेश लेके आए, जैसे मान लो प्लस का लाया, तो प्लस का लाया अपन ने देखा कि प्रतिकर्षण बल अनुभव हो रहा है, तो यहाँ पे यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर है। माइनस का लाया, माइनस का आवेश लेके आए, तो वो इसको अट्रैक्शन करेगा, जबकि प्लस के धकेलेंगे। तो इस प्रकार से कोई दूसरा आवेश पहले आवेश के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अब बल के कारण उत्पन्न होता है, तो बल सदिश है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या है, सदिश। और दिशा कौन सी होती है, बल की दिशा में दिशा होती है। फॉर्मूला केवल इतना ही है एक। तो अब उसके बाद में अपन को पता है बल का फॉर्मूला अपन कूलाम नियम से क्या लाए थे, F बराबर K(Q1 Q2 अपॉन R²), ये लेके आए थे। Q1 अगर अपना क्या है Q, और Q2 अपना क्या है Q0, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, तो बल का फॉर्मूला बन जाता है अपने पास में F = KQ(Q0) बट्टा R²। और अगर अपन को ये फॉर्मूला बन चुका है, अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है E। E क्या होता है, E होता है F बट्टा Q0। तो पहले अपन जैसे F का फॉर्मूला लिखते हैं KQ(Q0) बट्टा R², और अपन को डिवाइड देना है किसका, Q0 का, Q0 से Q0 कैंसिल, तो E क्या आया, तो E अपने पास में क्या निकल गया, E अपने पास में निकल गया E अपने पास में निकल गया KQ बट्टा R²। और इसकी डायरेक्शन बल की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र से समझ में आ गया। और सदिश है तो ये भी क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार डायरेक्शन सेम है पूरी। अब विद्युत क्षेत्र अगर है तो इसको अपन रेखाओं के रूप में दिखाते हैं। ये रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं जो सतत रूप से किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। डेफिनेशन हो गई। स्टार पॉइंट क्या होता है, ये रेखाएं प्लस Q आवेश से बाहर निकलती हुई तथा माइनस Q आवेश में अंदर प्रवेश करती हुई होती है। क्षेत्र रेखाओं को सतत वक्र के होते हैं जो कभी नहीं टूटते। ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती, जबकि चुंबकीय रेखाएं करती है। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे ऐसा करें तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। यानी एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की एक ही डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती। अब अपन इसको देख लेते हैं अच्छे से बुक के अकॉर्डिंग कि क्या हुआ क्या नहीं। अपन ने NCERT के अकॉर्डिंग ही रखा है और बिल्कुल भी नहीं भटके। ये प्लस Q आवेश है तो उसकी रेखाएं बाहर निकलती हुई, ये ध्यान में रखना। और अगर माइनस Q आवेश है तो उसकी रेखाएं उसके अंदर एंटर होती हुई। ये इसकी डायरेक्शन, ये चित्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने। और विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार यह है, जो बल का डायग्राम वैसे बनाया था वैसे ही इसका है, E1 + E2 + E3। लास्ट में ये निकल के फॉर्मूला आ जाता है हमारे सामने। लास्ट में ये देखो क्या आया फॉर्मूला, ये आएगा ER = E1 + E2 + E3। ये आ चुका है अपने पास में। अब आवेश को अपन ने देख लिया अच्छे से। ये ध्यान में रखो कि अगर अलग अलग, वापस क्या है, प्लस आवेश के कारण बाहर निकलता हुआ, Q > 0 का मतलब क्या है, Q+ का है। Q < 0 का मतलब क्या है, Q- का है। अगर दो समान आवेश, यानी दोनों प्लस के हो, अगर दोनों आवेश एक दूसरे की समान प्रकृति के, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को दूर दूर करेगी, क्योंकि तभी तो प्रतिकर्षण होगा, तो रेखाएं एक दूसरे को दूर दूर करेगी। अगर दोनों आवेश असमान प्रकृति के हैं, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये रेखाएं उत्पन्न करेगा, ये इसको खा लेगा। और ये खुले लूप, बंद लूप नहीं है, यानी ये अनंत तक जाती है, ये अनंत से आती है, ये भी दूर दूर फैल रही है। इसमें कुछ रेखाएं एक दूसरे के अंदर जा रही हैं केवल इस कंडीशन में, लेकिन सारी जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बंद लूप का निर्माण नहीं करती, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं करती है। ये इनका गुण हुआ। उसके बाद में आता है विद्युत फ्लक्स। मैंने एक एक हेडिंग NCERT के अकॉर्डिंग रखी है, ये आ जाता है। उसके बाद में विद्युत फ्लक्स, इसी के नीचे ये देखो, ये हेडिंग विद्युत फ्लक्स। तो इस नोट से बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है। ये रहा विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। किसी एक समान क्षेत्र E में स्थित किसी समतल क्षेत्रफल से गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी आराम से।
अब ये इसका डायग्राम, कोई भी विद्युत क्षेत्र E है, डायरेक्शन होती है सतत रेखाओं के बीच में, और क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश उसके लंबवत होता है S, इसको मैंने S लिया है। तो फाई E इक्वल टू क्या होता है, लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या। तो अगर लंबवत नहीं है तो एंगल बना रहा है तो इसके लंबवत घटक क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो E इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, E इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। जहाँ पर भी कॉस दिखे तो क्या आता है, डॉट, तो E डॉट डी एस। अब डॉट आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र क्या है, अदिश राशि है, सॉरी जो विद्युत फ्लक्स फाई क्या है, अदिश है, यहाँ पे लिख देता हूँ अदिश राशि है। अब स्टार पॉइंट ये ध्यान में रखना होता है, इसका मात्रक क्या है, ई डॉट डी एस है। तो ये आता है न्यूटन पर कुलाम। न्यूटन पर कुलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कुलाम। इंटू क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका फ्लक्स का मात्रक है न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर। याद रखने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि हमेशा अगर थीटा 0 से 90 के बीच में तो अपना फ्लक्स होगा प्लस का, ठीक है, प्लस आवेश के लिए बात कर रहे हैं अपन। और थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाता है। तो थीटा 90 डिग्री पे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा। और अगर थीटा 90 से 180 के बीच में है तो फ्लक्स क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, अदिश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्लस माइनस में इसकी वैल्यू रखी जाती है। अब फ्लक्स के बाद में द इम्पोर्टेंट एंड स्टार पॉइंट शुरू होता है, जो होता है हमारे सामने वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जब दो आवेश Q1 बराबर माइनस का Q2 को अत्यल्प दूरी पर रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव बनता है। छोटी डेफिनेशन है ताकि आप नोट्स में पढ़ पाओ, अच्छी तरह से याद कर पाओ। वास्तविकता में Q1 बराबर माइनस Q2 का मतलब होता है जब दो परिमाण में समान, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, और दिशा में विपरीत या प्रकृति में विपरीत आवेश, दो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेश, जैसे इधर माइनस क्यू रखा तो इतना का इतना ही प्लस का यहाँ पे आ जाएगा। और एक दूसरे से इनकी डिस्टेंस अपन रखते हैं 2a, जो क्या होती है, अति अल्प। अति अल्प, अति अल्प का मतलब बहुत ही कम। अगर इसको साथ में लिखते हैं हिंदी में हो जाता है अत्यल्प। अत्यल्प, इसको अगर साथ में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, अत्यल्प। अगर इनको अत्यल्प दूरी पर रखें तो ये क्या बनता है, द्विध्रुव बना। ये एक प्रकार का द्विध्रुव बन चुका है। अब द्विध्रुव बना तो इससे कुछ तो निकल के आता है, तो द्विध्रुव से द्विध्रुव आघूर्ण निकल के आता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को P से दिखाता है, एक सदिश होता है। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से, P की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। और ये क्या होता है, एकल आवेश इंटू एकल आवेश, कोई भी एक आवेश ले लिया, इंटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच दूरी। और दिशा है, इसका मतलब क्या है, सदिश। तो ये क्यू इंटू दोनों के बीच की दूरी 2a, दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। हाँ, जगह के कारण इनकम्फर्टेबल होता है। आप नोट्स एकदम ठीक हैंडराइटिंग में लिखे हुए, आपको समझ में आ जाएगा, पूरा यही लिखा हुआ है। अब स्टार पॉइंट है, केवल और केवल यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये डेरिवेशन मैंने सॉल्व नहीं कर रखे हैं। द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र द इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना है। द्विध्रुव मैंने समझा दिया। अब मैं चैप्टर 1 में 5 डेरिवेशन एक साथ एक वीडियो में लेके आऊंगा। ये चैप्टर 1 मेरे को 2 पार्ट में करना पड़ेगा, उसमें सारे डेरिवेशन देख लेना आप, ठीक है। तो ये पार्ट 1 के अंदर केवल अपन थ्योरी देख रहे हैं, पार्ट 2 में अपन इसके डेरिवेशन देख लेंगे। द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये होता है डायग्राम इसका, फर्स्ट वाला। अपन ने फॉर्मूले लिखे हुए ताकि इसके रिगार्डिंग अगर न्यूमेरिकल आ भी जाए तो अपन सारा कर सकते हैं। अक्ष मतलब ये अपने पास में द्विध्रुव है। अगर अपने पास में द्विध्रुव है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको मिलाने वाली ये वाली लाइन अगर अपन बढ़ा दें, ये होती है अक्ष, और ये वाली लाइन होती है निरक्ष। अगली हेडिंग जो एनसीईआरटी में आती है वो हमारे सामने है, ये देखो अच्छे से। पहले है वैद्युत द्विध्रुव, उसके बाद आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र की हेडिंग आती है वो दो टाइप पे आती है। ये अपना विद्युत द्विध्रुव था माइनस क्यू प्लस क्यू, जब इन्हें 2a डिस्टेंस पर रखा गया तो दो डायरेक्शंस पे अपन विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। एक तो इनको मिलाने वाली लाइन जो कहलाती है अक्ष, और एक इनके परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री के एंगल पर, ये कहलाती है निरक्ष। इन दोनों पे जो डेरिवेशंस हो गए, डेरिवेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। तो अक्ष पर जो विभव का फॉर्मूला आता है वो होता है 2kp/r³। इसका ये प्यारा सा डायग्राम होने वाला है, ये अक्ष का है,
ये अक्ष का है और ये फॉर्मूले निकल के आने वाली हैं 2। अपन को केवल नोट्स पे फोकस करना है। नोट्स क्या कह रहा है, अक्ष पे जो ई का फॉर्मूला है कितना आया, विद्युत क्षेत्र का 2kp/r³। निरक्ष वाली उस वाली लाइन पे जो होती है इसके परपेंडिकुलर, निरक्ष वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रहा निरक्ष वाला। और ये ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन, जो निरक्ष पे इसकी जो डायरेक्शन होती है ये बहुत शानदार होती है, ठीक है। अक्ष में तो क्या होती है, ये ध्यान रखना, ये आ जाती है kp/r³। अक्ष में तो होती है ये r की दिशा में आर कैप, और निरक्ष पर हो जाती है ये माइनस आर कैप। बड़ी प्यारी चीज़ है कि इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हो जाती है। जैसे अपने जो अक्ष है, ये रहा अपना डायग्राम, जो अक्ष है, तो अब इसके अंदर क्या हो जाती है, ये पी की डायरेक्शन में, पी की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू के कारण ली जाती है। तो नेट ई भी क्या किस डायरेक्शन में आएगा, ई नेट इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। डेरिवेशन में अपन डिटेल में समझेंगे, लेकिन इधर देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो अपना पी तो इस तरफ आएगा, जबकि ई नेट इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के लिए नोट्स में लिख दिया है, ये आर की या पी की डायरेक्शन में आता है और ये पी की अपोजिट डायरेक्शन में आता है। उसके बाद में आता है बाह्य। बाह्य विद्युत क्षेत्र में ई में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण, ये क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रहे इसके डायग्राम, डेरिवेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। तो अभी अपन समझ लेते हैं, कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र है, 2 लेक्चर में ही करेंगे इसको अच्छे से। बाह्य विद्युत क्षेत्र में यानी ई पड़ा है, इसके अंदर अगर किसी द्विध्रुव को फंसा दिया अपन ने, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो ये इसका हो गया 2a, ये इसकी एक्सेस हो गई, थीटा एंगल बना रहा है। तो जो इस पे बलागुण निकल के आता है टॉर्क, ये आता है P क्रॉस ई। टॉर्क भी एक सदिश राशि है, तो क्या निकल आता है P क्रॉस ई, या टो इक्वल टू PE साइन थीटा एन कैप। उसके बाद में मैं आपको एक अच्छा सा पी के रूल भी बताने वाला हूँ, जो आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा इस एन कैप की डायरेक्शन के लिए, ठीक है। वो अपन इन डेरिवेशंस वाले वीडियो में कर लेंगे, अभी अपन नोट्स पे कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपके डेरिवेशंस के लिए, इस चैप्टर के सारे डेरिवेशंस के लिए अलग से वीडियो बना भी दूंगा। तो टो इक्वल टू पी ई क्रॉस ई, सीधे फॉर्मूले याद रखने होते हैं। सोर्स नोट्स का मतलब क्या होता है कि अपन के वन शॉट में वीडियो पूरा का पूरा कवर हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है पी ई तथा पी की दिशा में हो तो क्या कहते हैं, इसे स्थायी साम्यावस्था। और अगर पीई की विपरीत दिशा में हो तो कहते हैं इसे अस्थायी साम्यावस्था। यानी कि अगर अपना विद्युत द्विध्रुव कोई ऐसा पड़ा है, ई की दिशा कैसी होती है, ये रही अपने विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, और अगर इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू पड़ा है तो यही पी की दिशा होगी। ये कंडीशन कौन सी है, ये स्थायी साम्यावस्था। कौन सी है, स्थायी साम्यावस्था। लेकिन अगर अपना ई विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में है और द्विध्रुव को भी इस प्रकार पड़ा है, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू, तो ये होती है अस्थायी साम्यावस्था। क्या होती है, अस्थायी साम्यावस्था। स्थायी और अस्थायी कैसे, तो अपन समझते हैं। इसमें होता है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें जब फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिफ्लेक्शन आता है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ये स्थायी साम्यावस्था है, दोनों तरफ से मैं खींचूं अगर इसको, कुछ नहीं होगा, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। लेकिन जैसे ही अपन दोनों तरफ से धक्का देते हैं, इसमें फोर्स क्या लगेगा, इसमें धक्का वाला, तो ये डेविएट हो सकता है, डेविएट हो सकता है। ऐसे अपन ज़्यादा ताकत से खींचेंगे, मेरे हाथ में चोट भी लग रही है, जैसे डेविएट हो सकता है, तो उसे बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। और दोनों तरफ से खींचने वाला जो बल लगता है उसे बोलते हैं स्थायी। खींचने वाला बल कैसे, अब ई है तो इधर कौन सा होगा, प्लस आवेश, प्लस की तरफ माइनस इसको खींचेगा इधर, और ये प्लस है, इधर कोई ना कोई माइनस होगा तभी दूसरी तरफ है, तो इस तरफ भी इसको खींचने वाला बल। अब इधर प्लस है, विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश के कारण उत्पन्न होता है, इधर प्लस है और ये प्लस आ गया तो इसको धक्का देगा, तो इधर कोई माइनस, ये भी माइनस, इसको धक्का दिया, तो इस वाली कंडीशन में ये अस्थायी साम्यावस्था। जबकि खींचने वाली कंडीशन में क्या है, अपने इस वाली में स्थायी साम्यावस्था। अब अपन आते हैं, ये अपन आराम से देख लिया। अब अपन आते हैं सतत आवेश वितरण। क्या होता है, यदि समान आवेश समान परिमाण में समान दूरी अंतराल पर स्थित हो तो सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये रहा एनसीईआरटी के नेक्स्ट हेडिंग भी अपने यही है, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, अगर समान आवेश समान दूरी अंतराल पर पड़े हो सतत आवेश वितरण कहलाता है। अगर यही आवेश एक रेखा में पड़े हों, 3 पॉइंट है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या है, अपने पास एल लंबाई की एक रोड है, क्या है, एल लंबाई की, और इस पूरे पर समान लंबाई से बड़ा है
तब तो ये क्या है, रेखीय आवेश वितरण। क्या है, रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आता है। अगर इस पूरी छड़ को क्यू आवेश दिया हुआ है और ये एल लंबाई की है, तो क्यू अपॉन लेमडा का जो मान होगा वो एक, सॉरी, क्यू अपॉन एल का जो मान होगा वो एक नियतांक होगा लेमडा, जिसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा जो का इसका फॉर्मूला लिखा हुआ भी है क्यू अपॉन एल। और यदि समान आवेश किसी पृष्ठ में ऐसे पड़े हों, इसमें पृष्ठ में, इधर क्या होता है, रेखा जैसे छड़, पृष्ठ जैसे कागज, धातु की सतह, धातु की सतह, अगर ऐसे पड़े हों समान आवेश, इस पूरे पृष्ठ पे क्या दे दिया, क्यू आवेश दे दिया, और इसका एरिया कितना है, ए। तो जिस समय जो निकल के आता है अपने पास में सिग्मा, ये क्या आता है, क्यू बाई ए, इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। स्टार पॉइंट ये है कि अगर यही समान आवेश अलग अलग आयतन में पड़े हो, समान दूरी अंतराल पे, ठोस द्रव, ठोस के अंदर बेलन, घन, घनाभ, शंकु, उसमें पड़े हो समान गैप से ही, समान गैप से ही, तो क्या होता है, मैं हेडिंग एनसीईआरटी वाइज रख रहा हूँ, लेकिन नोट्स सफिशियंट है आपके लिए। नोट्स पढ़ लीजिए, बोर्ड के दिनों में काफ़ी है पूरे मार्क्स दिलाने के लिए आपको। मैं आपके लिए सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये इस तरह से समान आवेश पढ़े, समान आवेश इस बार क्या इसमें पढ़े, कुछ आयतन में पढ़े क्यू आवेश, तो क्यू बाई वी भी एक नियतांक होगा जिसे कहते हैं अपन रो। रो क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। स्टार बात यह है इन सब के मात्रक, क्योंकि मात्रक तीनों अलग अलग है। इसके क्या है, कूलाम पर मीटर, क्योंकि कूलाम आवेश का होता है, मीटर इसका लेंथ का, इसका कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछते हैं। आयतन आवेश घनत्व का मात्रक लिखो, मार्क्स में नंबर यहीं पे कटते हैं बोर्ड में, कूलाम पर मीटर क्यूब। इसलिए नोट्स के अलावा भी आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी हो जाता है। मैं सारे नोट्स आपके लिए फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से बस इनकी हेल्प से अपनी तैयारी ढंग से कीजिए, एकदम ढंग से। अगला आता है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। यानी कि इसको समझते हैं, इस नियम को ढंग से समझते हैं। इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है, और द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, ई डॉट डी एस फ्लक्स का जो फॉर्मूला आपने देखा है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अगर अपने पास में किसी विद्युत क्षेत्र ई के अंदर अपन को क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो कोई सरफेस पड़ी होती है, तो अपन ने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला हुआ है, ये यहाँ से ई के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो फाई इक्वल टू, फाई इलेक्ट्रिक विद्युत फ्लक्स इक्वल टू फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब तक अपन ने देखा था ये किसके बराबर होता है, गाउस के नियम के अनुसार इसको बंद पृष्ठ लेंगे, काल्पनिक काल्पनिक बंद गाउसियन पृष्ठ। तो इसके अनुसार अगर अपन इसके अंदर कोई ना कोई आवेश अगर आ गया अपने पास में, प्लस क्यू कितना भी आ गया, तो ये सारे आवेश जो इस पृष्ठ के अंदर जितना भी आया है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गाउसियन बंद पृष्ठ कौन सा होगा, बंद होगा। बंद के अंदर यानी कि ये होगा घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये चीज ध्यान में रखनी है। इससे ये फॉर्मूला निकल के आता है। गाउस का नियम इतना ही है, केवल छोटा सा नियम ध्यान में रखना है। इससे नियम के संबंधित स्टार पॉइंट थ्योरी इस चैप्टर में मैं आपको इन नोट्स में पूरी की पूरी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो थ्योरी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको केवल फोकस कहाँ पे करना है, डेरिवेशन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में सारे के सारे डेरिवेशन द इंपॉर्टेंट तरीके से एकदम डीप में करेंगे। अपन को अभी देखना है इसमें क्या पॉइंट निकल आया।
यह केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, इसीलिए मैंने कहा घन, घनाभ, बेलन, गोला आदि बोलेंगे। सिग्मा क्यू पृष्ठ के अंदर सभी आवेशों का योग है। बा, बाहर सिग्मा सिग्मा क्यू पृष्ठ के अंदर स्थित सभी आवेशों का योग है, बाहर के आवेशों को नहीं लेते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। कैसे? अगर अपने पास में कोई गोला है, इसके अंदर Q1 Q2 Q1 Q2 ऐसे ही करके Q3 Q4, तो सिग्मा क्यू में अपन किसको लेंगे? केवल और केवल ये ध्यान में रखना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q4। Q3 बाहर, इससे बाहर है, बाहर वाले आवेश को अपन नहीं लेते हैं। अब आते हैं अपन इसके अगले पॉइंट पर। काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, किंतु गाउस नियम उन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, यह केवल अंदर आवेशों के योग पर निर्भर करता है। केवल और केवल अंदर जो आवेश है उनके योग पर निर्भर करता है। गाउस नियम कूलाम के नियम से अच्छा है, क्योंकि गाउस का नियम कूलाम के नियम से इसलिए अच्छा है क्योंकि यह बहुत सारे आवेशों के लिए लगता है। जैसे आपके अपन अभी देखा Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक ले सकते हैं अपन, लेकिन कूलाम के नियम में केवल 2 आवेश थे। सिग्मा क्यू बराबर 0 होने पर कुल फ्लक्स भी क्या होगा? 0। इसका अर्थ क्या निकलता है? ये नहीं कि विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है जैसा कि इस डायग्राम में, लेकिन जो फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना का उतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, जो इस कंडीशन में है। इस कंडीशन में अगर अपन बात करेंगे तो इससे संबंधित कुल परिवर्त फ्लक्स कितना है? 0। तो जितनी रेखाएं अंदर आ रही है उतनी की उतनी बाहर निकल जा रही है, और अपन ने ये इसके अंदर ये था भी नहीं उस वाले कंडीशन में, तो इसके अंदर इसका मतलब आवेश भी नहीं है। बाहर से विद्युत क्षेत्र आ रहा है और बाहर ही निकलता जा रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। और अपन एक कंडीशन और समझ सकते हैं, अगर जैसे मान लो बाहर से विद्युत क्षेत्र आ रहा हो, प्लस आवेश के कारण उत्पन्न होता है, और अगर गलती से कभी माइनस आवेश बिठा दे अपन उसमें, तो इसमें से यानी कुछ ना कुछ ये रोक खा लेगा, यानी जितनी रेखाएं आई है उतनी बाहर नहीं निकल पाएगी। मान लो 2 रेखाएं निकली, ये कंडीशन संभव होती है। माइनस आवेश क्या करता है? बाहर से जो विद्युत क्षेत्र आता है उसको खा लेता है। ऐसे ही प्लस आवेश क्या करता है? अपने अंदर से रेखाएं निकालता है, इस तरह से फ्लक्स आता है। तो इसलिए प्लस क्यू के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो प्लस का, निकलने वाला फ्लक्स निर्गत फ्लक्स प्लस का होता है। माइनस क्यू के कारण जो इन प्रवेशित फ्लक्स होता है वो अपन माइनस का लेते हैं। ठीक है, ये आ जाता है अपने पास में। यह केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी जिनके अपॉन में 1/r² आता है। जिनके अपॉन में क्या आता है? 1/r²। इस रूल को जो फॉलो करता है केवल उन्हीं के लिए आता है। उसके बाद में आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब अपन आते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मूला लिख दिए हैं। पहला फॉर्मूला है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। फॉर्मूला क्या आता है? E इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। अपन को अभी केवल फॉर्मूला पे फोकस होना है क्योंकि न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और उसके बाद में डेरिवेशन अपन ईच एंड एवरी 6 डेरिवेशन बनने वाले हैं। 6 डेरिवेशन का मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला किसका है? एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसे अपने पास में समतल चादर होने वाली है, ये अपन पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये गाउस का नियम, ये इसमें गोला लेके समझाया हुआ है। गोला लेके समझाने के बाद में ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में ये अनंत लंबाई का तार है। डेरिवेशन करेंगे अपन, सारे डायग्राम देखेंगे, केवल अभी फॉर्मूला पे आ जाता है। इस पे फॉर्मूला क्या आता है? 2k लैम्डा बाई आर। और इसी प्रकार अनंत लंबाई की समतल चादर वाला डायग्राम ये रहा, इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? समतल चादर के लिए, समतल चादर के लिए फॉर्मूला है ई का विद्युत क्षेत्र ई का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एन कैप डायरेक्शन आ गई इसकी। ठीक है, और वैसे ही तीन ही है अपने सिलेबस में, और वह बाकी तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिखे हुए। तो 3 है पतले गोलीय कोष के कारण। तो अगर गोलीय कोष है कैपिटल आर त्रिज्या का, तो इसके बाहर भी अपन गाउसियन पृष्ठ लेंगे स्मॉल आर त्रिज्या का। ये बाहर स्थित बिंदु P है, और बाहर स्थित बिंदु P है, इसमें पूरा आवेश Q है। तो जो इससे निकल के आने वाला है पूरी जगह पे है, इससे जो निकलने वाला है ये निकलने वाला है क्योंकि
इसके केवल सतह पर आवेश होता है। किस पे होता है? केवल सतह पे। तो ये होता है कि खोखला गोलीय कोश है, पतले गोलीय खोल के कारण। अब अंदर तो कोई जगह है नहीं, तो आवेश को अपन ठहरा नहीं पाएंगे। अब गोला गोलीय कोश है, अंदर कोई जगह नहीं है, अपन आवेश को नहीं ठहरा पाएंगे। तो ये आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, जो इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन ये हो जाती है आर कैप। डायरेक्शन रेडियली होती है, क्योंकि प्लस आवेश दिया हुआ तो बाहर की तरफ निकलेगा। अगर स्थिति 1 अगर बाहर स्थित बिंदु है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है। सतह पर स्थित फॉर्मूला के लिए आर इक्वल टू आर आ जाता है, तो यहाँ पे अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर कोई आवेश नहीं होगा, अगर अपन किसी गोले के अंदर आएंगे तो क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू हो जाएगा 0। तो इसलिए ई भी कितना हो जाएगा 0। इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स कवर होते हैं। आप अच्छे से देखिए, मेन आपको इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। देखिए पॉइंट मैंने समझाया हुआ है 6 डेरिवेशन। फॉर्मूला के बाद में अपन इन 6 डेरिवेशंस की वीडियो लेके आने वाले हैं। 3 हमारे सामने हैं। कौन कौन से? अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, और 3 हमारे सामने ये थे। इन 6 के 6 क्या विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है, जो टू के पी अपॉन आर क्यूब आता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, जो के पी अपॉन आर क्यूब आता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण टो पी क्रॉस ई आता है। इन सभी पर अपन वीडियो लेके आने वाले हैं। नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप कम से कम वीडियो ना देखें भले ही, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, नोट्स पढ़िए, बोर्ड्स में नंबर दिलाने के लिए द इम्पोर्टेंट है। मेन मेरा मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि मैं अपने लिखे हुए सारे के सारे नोट्स आप तक प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि आपका कुछ भला हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।